मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय शिखर। आज मैं आपको जे.एस. मिल के प्रतिनिधियात्मक शासन पर विचार के बारे में विचारों के बारे में बताऊंगा, अपन चर्चा करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि मिल के अनुसार सच्चा प्रजातंत्र वह है जिसमें सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग लें, किंतु ये वर्तमान समय के विशाल राष्ट्रीय राज्यों में संभव नहीं है। अतः मिल की दृष्टि में सर्वोत्तम शासन अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र अथवा प्रतिनिधियात्मक शासन ही हो सकता है। प्रतिनिधियात्मक शासन वह है जिसमें राज्य के सभी या बहुसंख्यक नागरिक समय समय पर अपने प्रतिनिधियों को चुनकर उनके द्वारा अपनी नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करते हैं। प्रतिनिधियात्मक शासन के संबंध में मिल ने अपने विचार, अपनी पुस्तक रचना प्रतिनिधियात्मक शासन पर विचार, कंसिडरेशन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में व्यक्त किए हैं। ये उनकी पुस्तक है। प्रतिनिधियात्मक शासन का समर्थन करते हुए भी मिल प्रतिनिधियात्मक शासन के दोषों, उसकी कमियों और तत्संबंधी समस्याओं से परिचित था। प्रतिनिधियात्मक शासन को एक श्रेष्ठ शासन का रूप दिया जा सके, ये नागरिकों के सर्वांगीण विकास का साधन बन सके, इस बात को दृष्टि में रखते हुए उसने कुछ विचार व्यक्त किए, कुछ सुझाव दिए जो इस प्रकार से हैं कि जो प्रतिनिधियात्मक शासन प्रणाली है वो तभी जाकर ज़्यादा फलीभूत, गुणवान या सफल हो सकता है जब कुछ ये चीज़ें, ये कुछ बातें या तथ्य हैं, ये पाए जाएं, ऐसी परिस्थितियां हों, तभी जाकर वो ज़्यादा फलीभूत या कहना चाहिए सफल प्रतिनिधियात्मक शासन कहलाएगा होगा। तो इसमें वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको हम वैचारिक स्तर पर उन्होंने जो प्रकट की हैं सुझाव के रूप में, जिनको रखा जाए। तो इसमें एक है प्रजातंत्र और दक्षता का समन्वय। मिल इस बात से परिचित था कि जनप्रतिनिधि सामान्य योग्यता के व्यक्ति होते हैं। जनप्रतिनिधि सामान्य योग्यता के व्यक्ति होते हैं और उनके द्वारा स्वयं ही अच्छे कानूनों का निर्माण तथा शासन व्यवस्था का भली भांति संचालन नहीं किया जा सकता। अतः मिल ने प्रजातंत्रीय और प्रशासनिक दक्षता के तत्वों का समन्वय करने पर बल दिया। उसके अनुसार विधि निर्माण का कार्य अधिक योग्यता और अनुभव का कार्य है, इसलिए ये कार्य विधानसभा का न होकर दक्ष और अनुभवी व्यक्तियों की एक छोटी संस्था का होना चाहिए। इस संस्था में राजनीतिक दलों के नेता तथा दक्ष सरकारी कर्मचारी हों। विधानसभा का कार्य इस समिति के कार्यों की आलोचना करना तथा अवसर पड़ने पर उन्हें पद से हटाने तक ही सीमित होना चाहिए।
तो यहाँ पर मील साहब यही कहना चाहते हैं कि प्रतिनिधि होते हैं वो सामान्य योग्यता वाले होते हैं, सब में विशेष योग्यता नहीं होती है। तो जो दलों के वरिष्ठ योग्यता वाले नेता हैं, फिर यहाँ पर हम कहना चाहिए जैसे उच्च योग्यता दक्ष प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो मिलकर विधि निर्माण का कार्य करें। विधानसभा का कार्य तो यही है, ये जो राजनीतिक दलों के जो दक्ष नेता हैं और जो प्रशासनिक दक्ष अधिकारी हैं, वो मिलकर जो जिस संस्था में काम करते हैं कानून निर्माण, और तो उनकी आलोचना करना है या उनको वहाँ से हटाना है और है, यहाँ तक ही सीमित होना चाहिए। पर जो क्योंकि कानून निर्माण विधि निर्माण में विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है, वो सामान्य विधानसभा सदस्यों में प्रतिनिधियों में नहीं पाई जाती है, ये देखा जाता है, ये उनका अनुभव था। तो ये था अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। मील इस बात से परिचित था कि व्यवहार में प्रतिनिधियात्मक शासन सबके द्वारा और सबके लिए न रहकर बहुमत के निरंकुश शासन में परिणत हो सकता है, जिनमें अल्पसंख्यकों के हितों का दमन संभव है। इसलिए मील के द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के उपायों पर विचार किया गया और इस संबंध में वह 2 उपाय अपनाने का सुझाव देता है। 1, विधानसभा में स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य, ये किसी दल के सदस्य नहीं होते, ये अपनी स्वतंत्र प्रवृत्ति के आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच संतुलन रखते हैं और वर्ग हित में विधियां नहीं बनने देते। एक तो ये था उनका कि स्वतंत्र रूप से निर्वाचन, ये ऐसा पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। हालांकि जैसे हम कहें कि कुछ विशेष योग्यता क्षेत्र वाले लोगों का होना चाहिए, जैसे शिक्षा जगत के ख्याति लब्ध हैं और कोई सेवा के ख्याति लब्ध लोग हैं, उनके विशेष अनुभवों का लाभ सदन में लिया जा सकता है। परंतु और मील साहब ने भी इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। और दूसरा वो बता रहे हैं, मील इंग्लैंड में प्रजातंत्र के संचालन को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बहुमत पद्धति बहुत अधिक अन्यायपूर्ण है। इस पद्धति में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति निर्वाचित हो जाता है और उन व्यक्तियों का कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाता जिन्होंने पराजित उम्मीदवारों को मत दिया था। इस संबंध में मील ने कहा है कि विद्यमान शासन सभी व्यक्तियों का समान रूप से प्रतिनिधित्व करने वाला शासन नहीं है, वरन ये तो केवल बहुसंख्यकों का प्रतिनिधि शासन है। एक वास्तविक लोकतंत्र में प्रत्येक वर्ग को उसकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। ये बात मील साहब ने कही। और मील ने फिर आगे कहा, मील ने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता अनुभव की और व्यवस्थापिका में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके, इसके लिए उसने हेयर सिस्टम या आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन किया, जिससे इन अल्पसंख्यकों को विधानमंडलों में पर्याप्त और उचित प्रतिनिधित्व उनकी संख्या के अनुपात में मिल सके। और आगे मील ने इसी क्रम में अपने ये विचार रखा कि मील के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति ही एकमात्र ऐसी पद्धति है जिसके आधार पर अल्पसंख्यकों को उनकी संख्या के अनुपात में विधानसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकता है। तो ये इस प्रकार से उन्होंने आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया है कि ये पद्धति ही अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने में सक्षम है। मताधिकार के लिए आवश्यक योग्यताएं। मील स्त्रियों सहित सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान करने के पक्ष में है, लेकिन उसका विचार है कि मतदाताओं की कुछ योग्यताएं प्राप्त होनी चाहिए।
मतदाताओं में कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे वह कहता है कि मैं इस बात को नितांत अनुचित मानता हूं कि कोई व्यक्ति लिखने पढ़ने की योग्यता प्राप्त करने के पूर्व ही मतदान में भाग ले। मताधिकार को सार्वभौम बनाने के पूर्व सभी को शिक्षा प्रदान करना नितांत आवश्यक है। ये मिल को अच्छी तरह से पता था। कम पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, वो मताधिकार का सही प्रयोग नहीं कर सकते, उनको दूसरे प्रभाव में ले सकते हैं। तो अच्छा पढ़ा लिखा, ज़्यादा अच्छा भी न तो वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए। तो एक तो ये था उसमें, और तो ये तो शैक्षणिक योग्यता हो गई। और दूसरा था, इस योग्यता के साथ साथ मतदाताओं की संपत्ति विषयक योग्यता पर भी बल दिया है मिल ने। उसका विचार है कि वे व्यक्ति जिनके पास संपत्ति होती है संपत्तिहीन व्यक्तियों की तुलना में अधिक उत्तरदायीपूर्ण ढंग से आचरण करते हैं। ये सर्वविदित है कि संपत्ति जिनके पास होती है वो राज्य के कानूनों का अक्षरतः पालन करते देखे गए हैं। वो कोई भी काम दिया जाए तो जिम्मेदारी के साथ करते हैं, उनमें एक उत्तरदायित्व का भाव देखा जाता है। जबकि संपत्तिहीन व्यक्ति में ये उत्तरदायित्व वाली बात नहीं है। तो मताधिकार का प्रयोग भी कि मतदाता के पास एक निर्धारित अनुपात में संपत्ति का होना आवश्यक है, जिससे वो मताधिकार का उचित प्रयोग करे और सही निर्णय करे। और इसमें आगे मिल साहब कहते हैं, बहुल या गुणात्मक मतदान। मिल अनुभव करता है कि सभी व्यक्तियों के मत का मूल्य समान नहीं होता और अज्ञानी, मूर्ख तथा उदासीन प्रवृत्ति के व्यक्तियों की तुलना में बुद्धिमान, शिक्षित तथा उच्च गुणों वाले व्यक्तियों को मताधिकार की अधिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। तो ये प्लूरल या वेटेज वोटिंग की बात है। तो मिल कहता है कि जो अज्ञानी, अनपढ़ हैं और एक जो पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, विशेष गुणों वाला व्यक्ति है, तो दोनों को समान नहीं माना जाना चाहिए। जो विशेष योग्यताधारी हैं उनको अधिक वेटेज दिया जाना चाहिए, उनको मताधिकार का प्रयोग एक से अधिक का होना चाहिए। तो ये बहुल कि उनको जैसे एक मत का है ना, सब एक मत, तो उसको एक की जगह 2 मत देने का विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्ति को जिसकी, तो ये उन्होंने इसमें बहुल या गुणात्मक मतदान के पक्ष की बात कही है। आगे खुला या सार्वजनिक मतदान, ओपन बैलेट। मिल के अनुसार मत देने का अधिकार एक पवित्र अधिकार है जिसका प्रयोग बुद्धिमत्ता, समझ और ईमानदारी के साथ सार्वजनिक रूप से किया जाना चाहिए। अधिकार के प्रयोग में गुपचुप किया जाने वाला मताधिकार का प्रयोग अनैतिक, अनुचित कार्य की श्रेणी में आता है। जब वो पवित्र है और विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्ति उसका प्रयोग करते हैं और ईमानदारी के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ करते हैं, तो फिर लुका छिपी क्यों? सबके सामने सार्वजनिक ओपन होना चाहिए। और इसी क्रम में वो आगे महिला मताधिकार, मिल है वो महिला मताधिकार के बहुत पक्ष में थे। वो कहते थे कि स्त्री पुरुष की असमानता को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय उन्हें पुरुषों के समान मताधिकार का प्रयोग प्रदान किया जाए, अधिकार प्रदान किया जाए। मिल के समय में महिलाओं की स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उनको सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का बिल्कुल अधिकार नहीं था और पुरुषों के बराबर उनको समानता वाली स्थिति प्राप्त नहीं थी, अधिकार नहीं थे। तो ऐसी स्थिति से उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं था, उस शिक्षा वगैरह। तो मिल ने ये बताया है कि वो किसी भी दृष्टि से पुरुष से
बल बुद्धि योग्यता में कम नहीं होती हैं। हाँ, केवल एक है वो शारीरिक रूप से कुछ, तो यदि वो शारीरिक रूप से उनको थोड़ा कम करके देखा जाए तो उनको तो मताधिकार की और भी अधिक आवश्यकता है, जिससे वो आगे चलकर अपने पक्ष में खुद को मजबूत रक्षा सुरक्षा करने के लिहाज से अधिक विधि निर्माण कार्यों में भाग ले सकें और अपने पक्ष में विधानसभा में कुछ अच्छा करवा सकें। तो उनको तो और भी अधिक मताधिकार की आवश्यकता है, पुरुषों से भी ज़्यादा। तो आज आप सबके सहयोग से इस प्रकार से ये विचारों का आदान प्रदान संभव हुआ, और अब मैं यहीं मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ। और आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।